समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बोथ आर सेम एजेंडा मोर और लेस। ठीक, आपने आज़ाद समाज पार्टी से ही टिकट लेना क्यों पसंद किया? पिपराइच में भूमाफिया बहुत ही तेजी से सक्रिय। ऐसे भूमाफिया जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग की जमीनें औने पौने दाम में। इस देश में सारी लड़ाइयाँ चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं, दलितों की, मुसलमानों की, ओबीसी की, तो हम साथ किसका लें? नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आप लोगों का स्वागत है। इस जैसे हालांकि चुनावी 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, और सारी पार्टियां लग गई अपने चुनाव प्रचार प्रसार में, अपना मैनिफेस्टो लेके उतर गई, कैंडिडेट लेके उतर गई। पीडीए की बात करने वाले अपना गाल बजा रहे, और पीडीए पे कौन फॉलो कर रहा है वो भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर लिया। खैर फिलहाल हम लोग गोरखपुर में हैं, आज़ाद समाज पार्टी कार्यालय में हम लोग यहाँ पे, और इसी चुनाव को लेकर हम लोग बातें करेंगे। यहाँ पे विधानसभा प्रभारी और हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, मंडल प्रभारी जी भी हैं। सबसे चुनाव को लेकर हम लोग मुद्दे पे बातें करेंगे। आइए तो बातें करें, क्या मैनिफेस्टो है, क्या तैयारी है, और जनता इन्हें वोट क्यों दे, महम सवाल लेके हम लोग आइए बातें करते हैं। विजय साहनी जी हैं जो उम्मीदवार हैं, अभी प्रत्याशी के रूप में हैं। आइए इनसे भी सब बातें करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सर ये बताइए, आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेके जाएंगे? सर आप पिपराइच क्षेत्र में कौन सी सबसे बड़ी मुद्दा है जिसको आप? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, लेकिन पिपराइच स्तर पर अगर आप पूछना चाहते हैं तो पिपराइच में हम क्यों जाएं? पिपराइच में भूमाफिया बहुत ही तेजी से सक्रिय है। ऐसे भूमाफिया जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग की जमीनें औने पौने दाम में जबरिया शराब पिलाकर, भ्रमित कर, धोखे में रख करके, पेंशन दिलवाने के नाम पर ले जा करके ज़मीनें लिखवा ले रहे हैं, और वो लोग सड़क पे आ जा रहे हैं। एक तो मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि पिपराइच विधानसभा में शिक्षा की, सरकारी शिक्षा की व्यवस्था जैसे कि पूरे देश में ध्वस्त है, उसी तरह से यहाँ भी ध्वस्त है। और शिक्षा माफिया तो ऐसे सक्रिय हो गए हैं कि यानी किताबें भी उनसे खरीदिए, नोटबुक आप समझिए कि जो नोटबुक 40 रुपए की बाजार में बिकती है वो वहाँ 150, 125 रुपये में बेच रहे हैं। इस तरह की लूट मची हुई है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम ये जो शिक्षा माफिया हैं, इनकी जो कालाबाजारी है, ये जबरिया जो किताबें खरीदवाते हैं, जबरिया जो कपड़े खरीदवाते हैं, मनमाना फीस वसूलते हैं और गार्जियन को जो प्रताड़ित करते हैं, हम इन पर लगाम लगाएंगे। और जो टीचर हैं सरकारी, उनसे केवल शिक्षा का ही काम लिया जाएगा। ये हमारा महत्वपूर्ण मैनिफेस्टो है। अच्छा, तो चुनाव आप लड़ रहे हैं, ईवीएम का है, ईवीएम का आपने तो कहीं वो नहीं किया। ईवीएम के रहते हुए आप कैसे जीत करेंगे? हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं और हम इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। अभी देखिए बासगांव के उम्मीदवार हर्ष प्रियदर्शनी जी बैठे हुए हैं, आइए तो उनसे बातें करें। सर आप किन किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाएंगे? सर बासगांव की बेसिक समस्या क्या है और किन के मुद्दे को लेकर जाएंगे? सबसे पहले बहुजनों की आवाज़ बनने के लिए आपका धन्यवाद। और धन्यवाद आपका। और हमारे साथी ने अभी शिक्षा के बारे में बता दिया। जो इनके विधानसभा में हाल है वही मेरे विधानसभा में शिक्षा का सेम हाल है। हम चिकित्सा पे बात करते हैं। चिकित्सा इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि हम कुछ भी हो जाता है, कट भी लग जाता है, आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे और तुरंत रेफर कर देते हैं गोरखपुर, आप IIT मेडिकल कॉलेज जाइए। सबसे पहले हम लोग चिकित्सा को सुनिश्चित करने का काम करेंगे, ठीक करने का काम करेंगे। और विधायक बनते हैं तो हम हर प्रियदर्शी उस विधानसभा में अगर कहीं कोई उत्पीड़न होता है तो हम उनके बीच रहेंगे, उनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उनके बीच रहेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी बातों को उठाएंगे। ये चीज़ बताइए, पार्टी जनता ये जानना चाहती है, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बोथ आर सेम एजेंडा मोर और लेस। ठीक, आपने आज़ाद समाज पार्टी से ही टिकट लेना क्यों पसंद किया? डूबती हुई नाव पे सवार होने से अच्छा है जो काम कर रहा है, जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो हर मुद्दे पे। पत्रकार महोदय आप देखेंगे जंतर मंतर पे आंदोलन चला, उन विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़ा था? CA NRC का मामला हुआ, इस देश के मुसलमानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कौन खड़ा था? उनकी लड़ाई को कौन मजबूत कर रहा था? हमारे गोरखपुर में रुधौली में एक भाई की हत्या कर दी गई थी। भाई दिल्ली से आए, उस भाई की न्याय दिलाने की लड़ाई को मजबूत उन्होंने किया।
हमारे गोला में अनीस भाई की हत्या कर दी गई थी कुछ मनुवादियों द्वारा। उनको भी आके उनकी लड़ाई को मजबूत करने का काम चंद्रशेखर आज़ाद किए। जब इस देश में सारी लड़ाइयाँ चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं, दलितों की, मुसलमानों की, ओबीसी की, तो हम साथ किसका लें? हम सपोर्ट किसको करें? हम मजबूत किसको करें? हमें तो चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत करना चाहिए और हम सब वही काम कर रहे हैं। हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई भली भांति लड़ते हैं, मजबूती से लड़ते हैं। अब बांस गांव में सबसे प्रमुख समस्या क्या है जो जनता चाहती सही हो जाए? अब तक कोई वहाँ के जो भूतपूर्व विधायक हुए नहीं किए, सबसे बेसिक समस्या क्या है वहाँ पे और महत्वपूर्ण समस्या क्या है बांस गांव जिसको आप शट आउट करेंगे? बांस गांव विधानसभा में समस्याओं की कमी नहीं है। हमारे वहाँ से राप्ती नदी जाती है, बंधा जो है जर्जर हो चुका है, उसको रिपेयरमेंट का कोई काम नहीं हुआ है। हमारे लोग अगर पीड़ित होते हैं, मुकदमा लिखवाने जाते हैं, जब तक हम लोग उनके पीछे खड़े रहो उनका मुकदमा नहीं लिखता। 2 दिन 3 दिन 1-1 हफ्ता उनका मुकदमा लिखने में लग जाता है। और शिक्षा का तो वो हाल है कि पूछिए नहीं, जर्जर मतलब रिपेयरमेंट तक नहीं हुआ है। कोई इस तरीके का टीचर नहीं है कि उस तरीके से टीच कर सके, मतलब बहुत ही ख़राब हाल है। अगर मैं बना तो मैं एक विद्यालयों पे जाके उसका मुआयना करूँगा और चीज़ों को ठीक करने का काम करूँगा। शिक्षा इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर शिक्षा ही गड़बड़ हो जाएगी तो फिर इस देश का युवा क्या करे? इस देश के युवा का भविष्य क्या होगा? चौपट नहीं होगा। बीजेपी ने विकास के नाम पे वोट मांगा, उसको वोट मिला भी। विकास के नाम पे क्या है बांस गांव में? विकास के नाम पे विनाश है। कुछ सड़कें बन गई हैं, उसी को एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, बार बार प्रचार प्रसार किया जाता है, उसी के नाम पे वोट मांगा। और विकास के नाम पे कुछ नहीं है। पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया गया, धन्ना सेठों को आगे बढ़ाया गया। बाकी जो दलित ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको में कोई विकास नहीं हुआ। पिछले 10 साल से 14 साल से कोई विकास नहीं। आप यूथ लग रहे हैं काफ़ी, मैरिड है कि अनमैरिड है? अभी अनमैरिड हैं। अनमैरिड। यूथ के लिए क्या करेंगे आप? छात्रों के लिए क्या आपके पास विकल्प है? क्या सोच है, क्या रणनीति है? जिस तरह से इसका अभी यूनिवर्सिटी में, जिस तरह हॉस्टल में अभी गवर्नर जी आई थी, बताई थी ना, हॉस्टल में बहुत समस्या है, शिक्षा में समस्या है, सब चीज़ में। आप यूथ के लिए क्या है, आप क्या रणनीति तैयार की है? युवाओं की जो समस्या होगी, मैं एक युवा हूँ, उस समस्या को पूरा करने का काम करूँगा, उस समस्या का हल करने का काम करूँगा। युवा की जो समस्या रहेगी। क्या समस्या, कुछ तो बताएं। जैसे शिक्षा की समस्या है, बेसिक शिक्षा तो ऑल ओवर इंडिया प्रॉब्लम कर रही है। अतिरिक्त जो बेरोजगारी भत्ता की चंद्रशेखर भाई ने बात की, जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, और हमारी पार्टी अगर सरकार सत्ता में आती है तो बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम करेगी। ये तो बीजेपी भी देती है। बीजेपी कहाँ देती है? बेरोजगारी भत्ता नहीं है? बेरोजगारी आपका श्रम कार्ड में मिलता है, श्रम कार्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट में मिलता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते लोग एम्प्लॉयमेंट में। भत्ता मिलता बेसिक में अनएम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है, उनको मिलता है। लोग जाते नहीं वहाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, इसलिए नहीं आता वो लोग। हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो जो बेरोजगार बैठे हैं उनके पास जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन कराएगी, उनके अकाउंट में पैसे डालेगी। इस तरीके से नहीं, आप आइए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आप भी माने कि वही काम करेंगे जो बीजेपी मुफ्त वाले काम करेंगे। आप इंडस्ट्रियल में जॉब नहीं देंगे, पैसा ही देंगे। इस पे क्या कहेंगे? इंडस्ट्री स्थापित करने का काम करेंगे और रोजगार उत्पन्न करने का भी काम करेंगे। मैं बता तो रहा हूँ आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उज्जवल भविष्य और आप कामना करते हैं। आप विधायक हो, बहुत बहुत धन्यवाद।